ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे मॉब साइको सीजन 3 के एपिसोड्स आने शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और मैं लेट हूँ इस रेस में, पहले ही बहुत लोग डाल चुके हैं, बट मुझे पता है आप लोग मेरे एक्सप्लेनेशन का वेट कर रहे थे, तो यहाँ पे आज मैं लेके आ चुका हूँ फाइनली। वैसे मेरा ध्यान पहले ज्यादातर वन पंच मैन के ऊपर था, लेकिन अभी उस पर रिस्पॉन्स यार मतलब धोखाधड़ी चल रही है, मेरे साथ धोखा दे रहे हैं मेरे व्यूअर्स मेरे को। तो मैंने सोचा यार तुम लोगों का ख्याल रखा जाए जो कि मॉब साइको देखना चाहते हैं। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। एपिसोड की शुरुआत में एज यूजुअल, जैसे कि हमें हर सीजन की शुरुआत में बताया जाता है कि इस दुनिया में अलग अलग ताकतें होती है, स्पिरिट्स होते हैं जिनका जन्म डर से होता है, और उनका सामना करने के लिए यहाँ पे साइकिक्स होते हैं अलग अलग, ठीक है ना, जो कि अपनी ताकतों से उन स्पिरिट्स को एक्सरसाइज करते हैं। ये तो काफी बेसिक सी चीज है जो कि आप जानते ही होंगे। दूसरी ओर हमें यहाँ पे सॉल्ट मिडिल स्कूल का सीन दिखाया जाता है, और ये लोग बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब के रूम में बैठे होते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पे करियर पाथ सर्वे दिया गया होता है इन सभी लोगों को, इनको एक फॉर्म टाइप दिया होता है कि इनको अपने फ्यूचर में क्या करना है, ठीक है, ये बड़े होके क्या बनना चाहते हैं। यहाँ पे मॉब ने नहीं भरा होता अपना फॉर्म अभी तक, लेकिन इन सभी ने भर दिया होता है। इनकी रैंक भी कुछ ज्यादा खास नहीं आई होती है, तो ये तो भाई अपना यूएफओ गेम कंपनी और आलतू फालतू की चीजों में ही ध्यान देने के बारे में सोचते हैं। मतलब यार इनका अपने हिसाब से जो करियर है वो ये बनाना चाहते हैं। मॉब की यहाँ पे 350 में से 190 रैंक आई होती है, और वो ये कहता है कि मैं सोच ही रहा हूँ कि मुझे क्या करना है, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कंफ्यूज हूँ। तभी इनमें से एक बंदा कहता है कि तुम्हें पता है सुबोमी यूजू पेपर हाई स्कूल में अप्लाई करने वाली है, जिसमें काफी टॉप स्टूडेंट्स जाते हैं। उसके लिए तुम्हारा स्कोर 65 होना चाहिए, और ये टॉप 3 स्कूलों में से एक है। ऐसा लगता है वो तो हमारे टाइप की नहीं है, हमसे काफी आगे है। तो मॉब तो यहाँ पे खुश होता है, और वो कहता है क्या बात है यार, सुबोमी तो काफी कमाल की है। वो जब यहाँ से जा रहा होता है तो वो देखती है सामने से सुबोमी अपनी फ्रेंड्स के साथ आ रही होती है, और इसकी 350 में से 4th रैंक आई होती है यार, काफी कमाल है मतलब। और यहाँ पे बेचारा हमारा मॉब 190 रैंक लेके बैठा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। तो सुबोमी यहाँ पे यही कहती हुई जा रही होती है कि अगर मैं उस स्कूल में जाऊंगी तो उससे मेरे को चांस मिल सकता है कि मैं फॉरेन में भी जा सकूं और वहां जाके पढ़ाई पूरी कर सकूं। दूसरी ओर हमें स्पिरिट्स एंड सच कंसल्टेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, और रेगन कहते हैं हाँ, इससे तो मेरे को अपने बचपन की याद आ गई यार, मैंने भी ऐसा सही एक फॉर्म भरा था। वैसे तो तुम काफी लकी हो क्योंकि तुम्हें पहले से पता है कि तुम्हें फ्यूचर में करना क्या है कि नहीं। तो मॉब कहता है कि ऐसा क्या मास्टर। तो रेगन कहता है कि हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि आगे चल के हमारे इस ऑफिस में कई सारे एम्प्लॉयज भी काम करेंगे, तो तुम तो यहीं पे काम करोगे ना। तो मॉब कहता है कि वैसे मास्टर रेगन, जब आप मिडिल स्कूल में थे क्या तभी आपने सोचा था इस ऑफिस को बनाने के बारे में। तो रेगन कहता है ना, कौन सा मिडिल स्कूल का स्टूडेंट ऐसा कुछ करना चाहेगा, तुम खुद सोचो यार। तो मॉब कहता है फिर आपने ये क्यों किया। तो रेगन कहता है अरे यार मैं कह रहा था ना तुम्हें यार, मैं बता तो रहा था तुम्हें, मुझे एक दिन समझ आया कि मेरे पास काफी कमाल की काबिलियत है, और जहाँ मैं पहले जॉब किया करता था वहां पे मैंने पूरी महारत हासिल कर ली थी, और वहां पे कुछ सीखने लायक बचा नहीं था, और मेरे को कुछ नया करना था, इसी वजह से मैंने ऑफिस खोला। तो मॉब कहता है अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस पुरानी ऑफिस में अपने आप को पूरा अच्छे से इम्प्रूव किया और फिर आप यहाँ पे आए। क्या बात है मास्टर, आप सच में काफी कमाल के हैं। यहाँ पे सेरिसावा आता है और वो बेसिकली बाथरूम साफ कर रहा होता है, और वो बताता है कि मैंने बाथरूम साफ कर दिया। तो रेगन कहते हैं देखो यार, मतलब जो भी काम करते हो हर चीज की आखिर रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है, समझे। तो हमारा क्लाइंट यहाँ पे आने वाला होगा, और सेरिसावा भले मैंने तुम्हें हायर कर लिया है, लेकिन ये मत सोचना कि तुम यहाँ के मेंबर बन चुके हो, तुम अभी भी नूब हो, समझे। और आज तुम ध्यान से देखना कि मैं क्लाइंट से कैसे निपटता हूँ और ये काम कैसे होता है। तो यहाँ पे भाई एक बंदा आता है एक छोटी सी डॉल लेके, और वो कहता है ये मैंने एंटीक शॉप से खरीदा था जब मैं ट्रैवल कर रहा था, और मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने इसको खरीदा है मेरे ऊपर बुरी किस्मत आ चुकी है, मैं सो भी नहीं पाता चैन से, और जो भी लोग मुझसे मिलते हैं वो यही कहते हैं कि मेरी तबियत खराब है। तो अब तुम ही बताओ, मेरी तबियत खराब लग रही है तुम्हें, तो प्लीज आप अपना क्लेयरवॉयंस का इस्तेमाल करके पता लगा सकते कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे भाई रेगन इसको उठा के देखने लग जाता है ऊपर नीचे से, और इस डॉल के नीचे लिखा होता है कि भाई ये डॉल 500 येन की है। और जब रेगन पूछता है कि वैसे मुझे बताओ कि तुमने कितने येन की ये ली, तो वो आदमी कहता है कि 80,000 येन। तो रेगन कहता है उत्तेरी, और सेरिसावा भी कहता है उत्तेरी। तो जब यहाँ पे रेगन इसके बारे में बोलना शुरू करता है तो उससे पहले मॉब उसे रोक देता है और कहता है कि हे मास्टर, मैं चाहता हूँ कि आप उसको प्लीज छुए ना और उसको नीचे रख दीजिए, क्योंकि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि इसकी गहराई में काफी शैतानी ताकतें हैं जो कि काफी खतरनाक है। तो रेगन कहता है ठीक है, फिर अब हम इसको एक्सरसाइज कर देते हैं, अब ऊपर चले जाइए और कैफे में बैठ जाइए थोड़ी देर। तो रेगन कहता है ठीक है फिर मॉब, मैं तुम्हारा सजेशन समझ चुका हूँ, और सेरिसावा तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में। तो सेरिसावा कहता है कि मैं तो ये कह रहा था कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये काफी शापित गुड़िया लग रही है मेरे को। तो रेगन कहता है क्या तुम्हें पहले पता चल चुका था कि ये शापित है, तब भी तुमने मेरे को बताया नहीं। अगर ये हमारे ऊपर हावी हो जाती है या फिर मेरे ऊपर हावी हो जाती तब क्या करते तुम, हाँ इसी बात का इंतजार कर रहे थे तुम। तो सेरिसावा कहता है नहीं 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 ऐसा नहीं है मास्टर। तो रेगन कहता है अच्छा ठीक है, फिर इस बार मैं तुम्हें जाने देता हूँ क्योंकि तुम नए बंदे हो, तुम्हें सेकंड चांस चाहिए ना, तो चलो फिर इसको एक्सरसाइज करो। तो यहाँ पे भाई सेरिसावा उस डॉल में से उस स्पिरिट को एक्सरसाइज कर देता है, जिससे कि यहाँ पे इस डॉल का एक हाथ टूट जाता है, और सेरिसावा भाई यहाँ पे टेंशन में आ जाता है, कहते हैं ओह नो यार, ये तो 80,000 की डॉल थी, मैंने इसको तोड़ दिया, मैं अभी के अभी लोन के लिए अप्लाई करता हूँ। तो रेगन कहता है हे रुक जाओ रुक जाओ। यहाँ पे वो 3 चावल के दाने निकालते हैं, उनको गीला करता है और वहां पे चिपका देता है। अब आपको पता होता है जो जापान में चावल होते हैं वो काफी चिपचिपे से होते हैं, उनको ऐसा बनाया जाता है, तो ये बेसिकली उस चिपचिपे चावल से इसको छोड़ देता है। और हमें बताया जाता है कि ये है रेगन का स्पेशल अटैक, जहाँ पे वो सिंपल से चावल के दानों को भाई गोंद की तरह इस्तेमाल करके भाई किसी भी चीज को जोड़ देता है। और सेरिसावा यहाँ पे आज समझ जाता
बताता है कि भाई रेगन कोई आलतू फालतू आदमी नहीं है, आज उसने अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी है और कितनी ऊंचाइयां वो छू सकता है। यहाँ पे दूसरी ओर हमें मॉब के घर का सीन दिखाया जाता है। उसके घर में भी यही पूछते हैं कि तुमने करियर के बारे में क्या सोचा है। इसके घर वाले यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यार अभी तो ग्रेजुएशन होने में काफी टाइम है, तो क्यों ना तुम एक नॉर्मल सी पार्ट टाइम जॉब कर लो। तो ये लोग कहते हैं कि ये तो काफी सिंपल है। तो रित्सु कहता है कि हाँ भाई वैसे तुम मैजिशियन का भी जॉब कर सकते हो, उससे भी तुम काफी पैसे कमा सकते हो। तो ये लोग फिर से कहते हैं कि ये तो काफी सिंपल सी बात है। यहाँ पे जब मॉब अपने कमरे में आ जाता है तो डिम्पल इधर आता है और वो कहता है कि यार तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो इसको लेके, कुछ भी जो भी लिखना है लिख दो यार, बाद में अपना चेंज कर लेना करियर। तो मॉब कहता है देखो यार ये मेरे करियर का सवाल है, मेरे को इसको थोड़ा सीरियसली लेना होगा, है ना, मैं हल्के में नहीं ले सकता। तो डिम्पल कहता है क्या यार तुम भी। तो मॉब पूछता है कि हे डिम्पल वैसे तुम्हारा कोई ड्रीम या एम नहीं था। तो डिम्पल कहता है यार मैं मर चुका हूँ और तुम मेरे से ड्रीम के बारे में पूछ रहे हो, ये काफी गलत है गलत है। तो यहाँ पे मॉब अपना भाई इस पे ध्यान देता है और डिम्पल अपने आप में सोचता है कि हाँ वैसे मैं भूल गया था, लेकिन मेरा खुद का भी एक ड्रीम हुआ करता था, इस दुनिया का भगवान बनना, है कि नहीं, बस मैं इसको भूल गया था। दूसरी ओर हमें बॉडी इंप्रूवमेंट क्लब का सीन दिखाया जाता है और इनमें गोड़ा वोड़ा सबके भाई फालतू की रैंक से आई होती है, ज्यादा कुछ खास नहीं आई होती है, अपने अपने प्लान्स बता देते हैं। और इनमें से बस जुन सगावा के भाई सेकंड रैंक आई होती है, मतलब यार 350 में से सेकंड रैंक आई, काफी कमाल की बात है। तो यहाँ पे मुसाशी कहता है हे ओनिगावारा वैसे तुमने कहा था ना तुम मांगा आर्टिस्ट वगैरह बनने वाले हो। तो भाई ओनिगावारा की तो सांस अटक जाती है, उसकी भाई 352 में से 351 रैंक आई होती है भाई, मतलब सेकंड लास्ट बेचारा। यार वैसे ओनिगावारा बंदा सही है लेकिन क्या ही कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ओनिगावारा कहता है तुम अपना मुंह बंद नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने तुमसे बस ऐसे ही बोला था। यहाँ पे उसको शर्म आ रही थी बेसिकली क्या कि वो मांगा आर्टिस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे मॉब छत पे आ जाता है और वो उस ब्रोकली को देखता है। तभी साइड में से यहाँ पे मिजाटो आती है और वो कहती है हे क्या हाल है तुम्हारे, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि मैं समझ चुकी हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो। हाँ मैं जानती हूँ कि उस दिन जो लोग कह रहे हैं कि टेररिस्ट अटैक हुआ था वो असलियत में कोई टेररिस्ट अटैक नहीं बल्कि तुम जैसे एस्पर्स के बीच की लड़ाई थी, उसमें तुमने लड़ाई की और तुम जीत गए, है ना, इसी बारे में सोच रहे थे ना तुम। तो मॉब कहते हैं ना एक्चुअली मैं अपने करियर पाथ के बारे में सोच रहा था। तो मिजाटो कहते क्या बकवास कर रहे हो तुम, हद हो गई, वहां पे देखो वो ब्रोकली इतनी बड़ी है, वो उसे देख कर और कुछ आ भी कैसे सकता है माइंड में, तुम्हें पता नहीं है कि लोगों ने उसको पवित्र ट्री बोलना शुरू कर दिया है और उसकी पूजा भी करने लग गए हैं लोग। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मेरे खुद की क्लास का एक बंदा इतना कमाल का व्यक्ति हो सकता है, वाओ यार मैं तो तुम्हारी फैन हो गई मॉब। तो मॉब कहते हैं कि वैसे तुम क्या बनोगी। तो यहाँ पे यार मिजाटो की भी अच्छी खासी रैंक आई होती है, 60 रैंक आई होती है 350 में से, और वो कहती है मेरे ख्याल से मैं कोई जर्नलिस्ट बन जाऊंगी या फिर शायद फोटोग्राफर। तो यहाँ पे ये लोग एक और बंदे से मिलने आए होते हैं जो कि विक्टिम होता है। वो बंदा यही कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर एक इविल स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है, मैंने काफी साइकिक से कांटेक्ट किया है लेकिन आज तक उनमें से कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। तो रेगन कहता है वैसे मेरे को यहाँ पे कुछ तो महसूस हो रहा है। वो बंदा कहता है हाँ देखा मैंने कहा था ना, मैंने तुम्हें हायर करके कोई गलती नहीं की। तो रेगन कहता है शिट यार यहाँ पे कॉकरोचेस होंगे इतने सारे, इतनी गंदगी फैला रखी है इसने, हद हो गई, और उनसे मेरे को काफी नफरत है। तो रेगन पूछता है वैसे तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी स्पिरिट ने कब्जा कर लिया है। तो वो बंदा कहता है कि यार मेरे कंधे काफी भारी भारी महसूस हो रहे हैं, मुझे स्लीप पैरालिसिस हो जाता है, मैं रोज अपने दांत ब्रश करता हूँ लेकिन तब भी मेरे दांतों में कैविटीज हो रही है, और इसके अलावा मेरे को मेरी पार्ट टाइम जॉब से भी निकाल दिया गया, वो भी उस इविल स्पिरिट की वजह से। मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया कि मैंने एक कोवर्कर का पिछवाड़ा टच कर दिया जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं था। तो चलो मान लेते हैं यार ठीक है गलती से टच हो भी गया होगा, लेकिन इस इविल स्पिरिट ने मेरी गर्लफ्रेंड को भी दूर भगा दिया। तो रेगन कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी है। तो वो बंदा कहता है हाँ काफी सही थी वो बंदी, लेकिन जैसे मैंने उसको बताया कि मेरे पास तो भाई पैसे ही नहीं और मैं भिखारी हूँ, तो वो मेरे को छोड़ के भाग गई। तो ऐसा लगता है कि उसके ऊपर भी किसी भूत ने कब्जा कर लिया है, वरना मेरे को छोड़ के तो है ना भागती। तो रेगन कहता है यार हद हो गई है। तो यहाँ पे वो बंदा कहता है इसके अलावा मेरे बाल झड़ते जा रहे हैं यार, ऐसा लग रहा है कोई खींच खींच के मेरे बालों को उखाड़ के फेंक रहा है, एक बाल नहीं बचा सर के ऊपर। तो रेगन कहता है कि अच्छा जो ये तुमने गंदगी का पहाड़ बना रखा है इसका क्या सीन है। तो वहां पे वो बंदा चिल्लाता है ये गंदगी नहीं है, ये मेरा सेवियर है, अगर मैं इनको अपने आसपास रखता हूँ तभी ये बैरियर की तरह एक्ट करते हैं और मेरे को शांति से सोने देते हैं। तो यहाँ पे रेगन देखते साइड में एक फोटोग्राफ होती है और उसके नीचे से कॉकरोच भागता है, रेगन की तो फट जाती है भैया, और वो फ्रेम यहाँ पे उछलता हुआ मॉब के हाथ में आता है। तो वो बंदा कहता है ये पुरानी पिक्चर है, पहले मैं काफी कमाल का हुआ करता था। तो यहाँ पे जब मॉब उस पिक्चर को देखता है तो रेगन और मॉब दोनों यही सोचते हैं कि यार मतलब पहले भी इसके सर पे बाल तो नहीं थे। यहाँ पे भाई सारी की सारी चीजें लिख रहा होता है और रेगन कहता है अच्छा चलो ठीक है फिर ये सारा मामला मैं तुम दोनों के ऊपर छोड़ता हूँ और कुछ एक्सोर्सिज्म टूल्स लेके आता हूँ, ठीक है। वो बंदा कहता है कि अगर तुम इस इविल स्पिरिट से मेरा पीछा नहीं छोड़ा पाए तो मेरी तो जिंदगी खत्म हो जाएगी और मैं ऐसी फालतू की जिंदगी जीता रहूंगा मरते दम तक, कुछ नहीं होगा मेरे पास करने को। क्या यही मेरी जिंदगी में लिखा है। जब मैं 20 साल की उम्र का था तभी मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के भाग गए थे, और यहाँ में दिखाया जाता है भाई यार जब वो 20 साल का था तब से उसके बाल झड़ने शुरू हो गए थे यार। वो कहता है मेरे पास ना ही कोई जान पहचान वाले है, ना कोई नौकरी है, ना कुछ है मेरे पास, मैं तो अकेला रहूंगा, मेरी जिंदगी यहीं पे खत्म हो चुकी है। सर कहता है हाँ मेरे को भी एक समय पे ऐसा महसूस होता था, मैं तुम्हें बिल्कुल समझ सकता हूँ दोस्त, मैं अपने रूम में पड़ा रहता था और मुझे ऐसा लगता था मेरी पूरी जिंदगी ऐसी बीत जाएगी। तो मॉब कहते हैं कि हाँ यार मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मैं अपना करियर पाथ ही डिसाइड नहीं कर पाता तो मैं जिंदगी में क्या करूंगा। बेसिकली यहाँ पे वो बंदा भाई खुद तो डिमोटिवेट होता है, इन दोनों को भी डिमोटिवेट कर देता है। वो बंदा कहता है ये सारी प्रॉपर्टी वगैरह सारा सामान मेरे माँ बाप के दम पे है, मेरा कुछ
कुछ भी नहीं है, एक भी चीज ऐसी नहीं जिसको मैं अपना कह सकूं, क्या करूंगा मैं जिंदगी में। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उसके घर के ऊपर भाई बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर उड़ रहा होता है और वो यहाँ पे भाई अजीब सा धुआं सा फैला देता है जिससे सबको आलस आता है, सबको सोने का मन करता है और ये मॉन्स्टर ये कहता है चलो सब सो जाओ, मेहनत कर ली बहुत तुमने, निकलो यहाँ से। रेगन यहाँ पे जब शॉपिंग करके बाहर निकलता है तो वो कहता है कि इविल स्पिरिट्स को साफ कमरे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इससे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर रेगन के पीछे आ जाता है और कहता है तुमको भी इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सो जाओ। तो रेगन सोचता है भाई क्या किया जाए, ये तो इविल स्पिरिट के मिनियंस हैं। तो यहाँ पे वो भाई अपने बैग में से डबल हाइड्रोजन वाटर मिस्ट निकालता है जिसे वो चारों तरफ छिड़कना शुरू कर देता है और बेसिकली हमें बताया जाता है ये उसका एक स्पेशल अटैक है जहाँ पे वो बस पानी की स्प्रे इधर उधर उछालता है इविल स्पिरिट के अटैक को उल्टाने के लिए। यहाँ पे वो मॉब और सेरिज़ावा के पास आता है और कहते हैं तुम दोनों बेवकूफ कर क्या रहे हो यहाँ पे। तो मॉब कहते हैं कि मास्टर क्या हुआ। तो रेगन कहता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है यहाँ पे, बाहर चलो मेरे साथ, वो देखो ऊपर क्या है वो। तो मॉब कहते हैं हाँ मास्टर आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि इतने बड़े स्पिरिट ने उसके ऊपर कब्जा कर रखा है, काफी खतरनाक है ये। तो यहाँ पे ये लोग फिर से अंदर आ जाते हैं और रेगन कहता है देखो मेरी ताकत है तो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हद से ज्यादा ताकतवर है कि आसपास के लोगों को नुकसान पहुंच सकता है, तो चलो फिर तुम दोनों संभालो इसे और एक्सरसाइज कर दो इनको। तो यहाँ पे सेरिज़ावा और मॉब दोनों के दोनों भाई इस पूरे कूड़े कचरे को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और साथ ही साथ उस इविल स्पिरिट को भी एक्सरसाइज कर देते हैं। रेगन कहता है यार ये जगह तो काफी बड़ी है, ये लोग यहाँ से जाते हैं बाहर तो वो आदमी इनको शुक्रिया अदा करता है। रेगन कहता है मैं माफ करना लेकिन तुम्हारी छत उड़ चुकी है। तो वो बंदा कहता है डोंट वरी, मेरे मॉम डैड ने यहाँ का इंश्योरेंस करवा रखा है तो चिंता वाली कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे रेगन उसे अपना कार्ड देता है और यहाँ से निकल जाता है। इधर सेरिज़ावा की वाट लगी पड़ी होती है तो रेगन कहता है हे क्या हुआ सेरिज़ावा। तो सेरिज़ावा कहता है मुझे माफ करना लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रहा हूँ। भाई उसकी और मेरी कंडीशन बिल्कुल सेम है, मैं 30 साल से जी रहा हूँ ये जिंदगी और मेरे नाम पे आज तक कुछ भी नहीं खरीदा मैंने। तो रेगन कहता है देखो अगर हमारे क्लाइंट से तुम्हें इतना बुरा फर्क पड़ने लगा तो तुम कैसे करोगे ये काम, हाँ और अभी तो तुम अपनी जिंदगी के आधे पॉइंट पे भी नहीं पहुंचे हो तो इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम ज्यादा रिग्रेट मत करो है ना मॉब। तो मॉब कहता है कि नहीं मास्टर वैसे मेरे दिल को ये चीज काफी छू गई, मैंने अभी तक कोई बड़ी गलती नहीं की है लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं करने जा रहा हूँ। ये सोच के मेरे को तो इस बात का डर लग रहा है कि मैं कौन सा करियर पाथ चूज करूँ, अगर मैंने कोई गलत चॉइस की तो मेरी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। तो लेकिन यहाँ पे यही सोचता है कि यार बेफालतू की टेंशन दे दिया बच्चों को है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि भाई मॉब के एक्सप्लोजन में इधर 18% हो चुका होता है। दूसरी बार हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और वो अपने टीचर से ये कहते हैं कि मैं हाई स्कूल ही कंटिन्यू करूंगा अभी। तो उसका टीचर ये कहता है अच्छा ऐसा है अगर तुम अपने हाई स्कूल को कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हें अपने मैथ्स और ज्योग्राफी स्कोर्स पे ध्यान देना होगा और अगले टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना होगा। तो मॉब कहता है बस इतना ही। तो वो टीचर कहता है कि वैसे अगर फ्यूचर का तुम्हारा कोई गोल होता है तो तुम्हारी जिंदगी काफी आसान हो जाती है, लेकिन अगर तुम अभी अपना करियर नहीं ढूंढ पाओगे तो आगे चल के तुम्हें काफी परेशानी हो सकती है। पहले मैं कुछ ट्रिप्स पे जाना चाहता था और ट्रैवलिंग करना चाहता था, अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चा था मुझे तभी ये सारी चीजें कर लेनी चाहिए थी। तो मॉब कहता है कि वैसे सर देखा जाए तो ट्रैवलिंग भी काफी कमाल का ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे हमें स्पिरिट्स एंड सर्च कंसल्टेशन ऑफिस का सीन दिखाया जाता है और मॉब कहते हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है मास्टर कि मेरी जगह यहाँ पे स्पिरिट्स एंड सर्च कंसल्टेशन ऑफिस में नहीं है, तो मैं ज्यादा समय यहाँ पे नहीं रहूंगा, मैं अपना करियर किसी और फील्ड में देखना चाहता हूँ, तो मुझे माफ कीजिएगा मास्टर रेगन, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकता कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। तो रेगन कहता है अरे कम ऑन यार, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुम्हें याद है ना तुमने पूछा था कि मैंने ऑफिस क्यों खोला था, मैं अपनी पुरानी जॉब से काफी बोर हो चुका था और उसके बाद मैंने इस ऑफिस की शुरुआत की थी। मुझे लग रहा था कि इस ऑफिस को खोलने के 1-2 साल बाद ही मैं फिर से बोर हो जाऊंगा और इसको क्विट कर दूंगा, लेकिन तब तो हमें बताया जाता है तब बेसिकली मॉब रेगन के साथ आ गया था जिसके बाद उसको काफी अच्छा लगने लगा ये काम, तो वो कभी बोर नहीं हुआ मॉब के साथ। लेकिन वो ये बात मॉब को नहीं बताता है और वो कहता है ठीक है फिर तो ये सारी चीजें शॉर्ट में बता देता हूँ मैं तुमको कि देखो जो भी तुम काम करोगे वो तुम्हें जरूर पसंद आएगा, फिर चाहे तुम कुछ भी करो जरूरी नहीं कि वो काम ही हो, तुम जैसे मर्जी अपनी जिंदगी जी सकते हो। तो यहाँ पे भाई मॉब के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसको तो काफी मजा आ जाता है सुन के, वो मोटिवेट हो जाता है और यहाँ से उठता है और कहता है थैंक यू मास्टर, वो यहाँ से चला जाता है और सेरिज़ावा और रेगन बैठ के वहां देख रहे होते हैं और रेगन कहता है भाई अभी तो पूरे दिन का काम बाकी है, अभी क्यों चला गया ये। और एंड में हमें यहाँ पे डिम्पल का सीन दिखाया जाता है जो कि ब्रोकली के ऊपर होता है और वो कहता है कि लगता है मेरा समय आ चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप नेक्स्ट एपिसोड चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, और ऑब्वियसली चाहते होंगे तो मैं जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।